नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के अपने YouTube चैनल फेवरेट गुरु के अंदर। अगर आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज अपन बात करेंगे गति के दूसरे और तीसरे नियम पर। तो स्टार्ट करते हैं। पहले गति का दूसरा नियम। गति के दूसरे नियम को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान होना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं, पहले अपन उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने संवेग की। संवेग क्या होता है? संवेग को दिखाते हैं P से। किससे दिखाते हैं? P से दिखाते हैं। संवेग को दिखाते हैं P से। P बराबर होता है mv। m होता है आपके पास द्रव्यमान और v होता है आपके पास वेग। तो आप यूं कह सकते हो कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू में वेग। यानी कि किसी भी वस्तु के अंदर वेग है तो उसके वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को क्या बोला जाता है? संवेग बोला जाता है। एक आप लोगों को इस चिन्ह का पता होना चाहिए। ये चिन्ह जो होता है ये परिवर्तन का चिन्ह होता है। किसका चिन्ह होता है? परिवर्तन का। डेल बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो। परिवर्तन का चिन्ह होता है। इसके बाद आता है 1 में। यहाँ जो भी कुछ लिखोगे, मान लो दूरी लिखा है या समय लिखा है, तो वो उसके रिस्पेक्ट में परिवर्तन की दर बन जाती है। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा t, तो t क्या होता है? समय। तो समय के सापेक्ष क्या हो जाती है? उसकी दर हो जाती है। यानी ऊपर जो भी लिखा होगा उसमें समय के सापेक्ष क्या हो जाएगी? परिवर्तन की दर बन जाएगी। तो इन तीन चीजों का आपको ध्यान होना चाहिए। संवेग यानी p बराबर mv, द्रव्यमान इंटू में वेग। डेल यानी कि परिवर्तन, 1/t यानी कि दर हो जाएगी। चलिए, अब दूसरा नियम ये कहता है कि किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल को दिखाते हैं अपने किससे? F से। वो समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती। इस चिन्ह से आप लोग भली भांति परिचित हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था इसका बारे में। लगने वाला बल जो समानुपाती होता है वो किसके होता है? संवेग में परिवर्तन की दर के। तो संवेग को किससे दिखाते हैं अपने? P से। अब देखिए, संवेग में परिवर्तन किससे दिखाएंगे अपने? डेल से। और बटा में क्या आ जाएगा? दर का मतलब 1/में t। तो यहाँ पर 1/में t। अब ऊपर परिवर्तन है तो नीचे भी क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो आपके पास ये दूसरा नियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? किसी वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होता है? समानुपाती होता है। दोस्तों ध्यान ये रखना है कि ये जो होता है ये समानुपाती का चिन्ह अपन रखते नहीं है। इसको यहां से हटाते हैं तो यहां पर क्या आता है? एक नियतांक आता है। क्या आता है? नियतांक। नियतांक का मतलब होता है नियत प्लस अंक। नियत का मतलब हो गया फिक्स, यानी जिसकी फिक्स क्या होगी आपके पास? वैल्यू होगी, उसे बोला जाता है नियतांक। तो यहां पर जब इसको हटाएंगे तो इसको हटाते हैं तो इसकी जगह बराबर का चिन्ह आ जाता है। यानी कि F बराबर एक चिन्ह समानुपाती की जगह बराबर आ गया। अब क्या आएगा? एक नियतांक। तो यहां पर एक नियतांक आता है K। यहां आ जाएगा डेल P बटा में डेल T, जैसा है वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो अब आपको पता है कि यहाँ पर नियतांक है तो इसकी कोई ना कोई क्या होगी? फिक्स एक वैल्यू होगी। एक फिक्स वैल्यू होगी तो यहाँ पर जो k की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1 होती है। न्यूमेरिक वैल्यू k की 1 होती है। तो यहाँ पर आपके पास f बराबर क्या बन जाएगा? डेल p बटा में डेल t बन जाएगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि डेल p बटा में डेल t क्या है? एक अवकलन को शो करता है। जब अवकलन पूरा हो जाता है इसका तो f बराबर आप क्या लिख सकते हो? p बटा में t भी लिख सकते हो। यहां से ये वाली जो वैल्यू है वो क्या आ गई आपके पास? बल की वैल्यू आ गई। अब मैंने आपको ये बात बता रखी है पहले कि पहला जो नियम होता है वो बल की परिभाषा दे करके जाता है। दूसरा जो नियम होता है वो बल का परिमाण दे करके जाता है। और तीसरा जो नियम होता है वो बल की दिशा दे करके जाता है। तो परिभाषा वाला यानी पहला नियम हमने जड़त्व का कर लिया था। दूसरा नियम क्या है आपके पास? संवेग संरक्षण का नियम, संवेग का नियम या द्वितीय नियम भी बोलते हैं इसको, यानी कि परिमाण दे करके जाएगा। तो F बराबर क्या आ जाएगा आपके पास? P बटा में T आ चुका है। इसको थोड़ा सा और अपन मॉडिफाई कर लेते हैं। इससे अपन बल का जो क्या होता है सूत्र होता है उसको निकाल लेते हैं। कैसे? F बराबर देखो P बराबर अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है? M इंटू में V होता है।
यानी संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा में वेग। तो इस p की जगह मैं mv भी लिख सकता हूं, एक ही बात है यहाँ पर। तो mv आ जाएगा और बटा में क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, f बराबर mv अपॉन में क्या आ जाएगा, t। ये दोनों एक ही बात है, ऊपर mv बटा में t है, यहाँ भी mv बटा में t है। ऐसा क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा कि यहाँ पर v बटा में t, v क्या है यहाँ पर वेग और t क्या है यहाँ पर समय। तो वेग बटा में जो समय होता है वो होता है त्वरण। क्या होता है, त्वरण होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपने त्वरण, यानी वेग में समय के अनुसार अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो v अपॉन t को मैं क्या लिख सकता हूँ, a लिख सकता हूँ। तो f इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, ma, यानी कि f इज इक्वल टू ma। m क्या है यहाँ पर द्रव्यमान है, a यहाँ पर क्या है, त्वरण है। तो आप ये भी कह सकते हो कि द्रव्यमान इंटू त्वरण को क्या बोला जाता है, यहाँ पर बल बोला जाता है। तो ये बात आपको उम्मीद है क्लियर होगी। अब अपन बात करते हैं इसके मात्रक पर। इसकी बात करते हैं, मात्रक की बात करते हैं। अगर मैं मात्रक की बात करता हूं तो मेरे पास आ गया F बराबर ma। देखिए F बराबर m क्या है यहाँ पर, द्रव्यमान है, और इनटू में क्या है यहाँ पर, a त्वरण है। अब आपको अगर डायरेक्ट मात्रक पता है कि इसका मात्रक क्या होता है तो मात्रक पुट कर दीजिए, अदरवाइज इसको और थोड़ा सा सोल्व कर दीजिए। कैसे, F इज इक्वल टू द्रव्यमान इनटू त्वरण क्या होता है, देखिए त्वरण होता है वेग बटा में समय। वेग बटा में क्या होता है, समय होता है। इस त्वरण की जगह मैंने क्या कर दिया, वेग बटा में समय कर दिया इस फॉर्मूले से। अब आ गया आपके पास F इज इक्वल टू क्या आ गया, द्रव्यमान इनटू, अगर आपको वेग का फॉर्मूला आता है, मात्रक आता है तो यहाँ पर रख दीजिए, लेकिन इसका फॉर्मूला रख दीजिए। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा में समय होता है। क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा में समय। अब देखिए ये वेग का फॉर्मूला आ गया, नीचे क्या पड़ा था हमारे पास, समय भी पड़ा था, तो इनटू में यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, एक समय और आ जाएगा। अब आपको सारों के मात्रक पता है, कैसे, F इज इक्वल टू द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। चलिए आप एक बात बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि द्रव्यमान जो है वो सदिश राशि है या अदिश राशि है, जरूर बताइएगा। केजी इनटू विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर, अपॉन में समय है तो समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, इनटू में क्या आ जाएगा आपके पास, सेकंड आ जाएगा। तो आपके पास तो मात्रक बन गया किसका, F का। F इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, केजी गुणा मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। ये जो है वो बल का क्या आ गया आपके पास, मात्रक आ गया। अब आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा कि हमने तो बल का मात्रक जी न्यूटन पढ़ा था, ये क्या नया ले आए आप लोग। देखिए न्यूटन और ये दोनों एक ही चीज है। एक चीज कैसे है कि जो न्यूटन है, वैज्ञानिक जो न्यूटन है, उस उनके सम्मान में इसी को क्या बोला जाता है, न्यूटन बोला जाता है। यानी आप यूं कह सकते हो कि यही क्या है आपके पास, न्यूटन है, इसी को क्या बोला जाता है, न्यूटन बोला जाता है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि निम्न में से न्यूटन के बराबर होगा, पहला आ जाएगा केजी गुना मीटर बटा सेकंड, दूसरा आ जाएगा केजी गुना मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, तीसरा आ जाएगा केजी गुना सेकंड स्क्वायर बटा मीटर, चौथा आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को ध्यान में ये रखना है कि आप लोगों को ये वाला टिक करके आना है कि F बराबर केजी गुना मीटर बटा में सेकंड का स्क्वायर करके आना है। इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब देखिए यहां से आप लोग न्यूटन, एक न्यूटन की वैल्यू यानी एक न्यूटन की परिभाषा भी देख सकते हो। आप एक न्यूटन की परिभाषा कैसे दे सकते हो, देखो F इज इक्वल टू क्या है आपके पास, केजी गुना मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, केजी गुना मीटर बटा सेकंड स्क्वायर ये मात्रक है। अब एक न्यूटन कब आएगा, जब इस सारे की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, एक हो जाएगी। एक होने का मतलब आपको फॉर्मूला पता है बल का, F बराबर क्या था हमारे पास, ma। अब इस सारे की वैल्यू हमें कितनी करनी है, एक करनी है। एक कैसे करें, m इज इक्वल टू अगर मैं 1 kg कर देता हूं और a इज इक्वल टू मैं अगर क्या कर देता हूं 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर देता हूं, तो क्या मेरे पास f की वैल्यू 1 मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। जैसे f इज इक्वल टू kg का मान क्या कर, m का मान क्या कर दिया 1 kg,
ए का मान क्या कर दिया 1 मीटर बटा में सेकंड स्क्वायर। 1 गुना 1 क्या हो गया आपके पास 1 हो गया। यहां क्या बच गया केजी गुना मीटर बटा सेकंड स्क्वायर बच गया। अब बताओ केजी गुना मीटर बटा सेकंड स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं न्यूटन लिख सकता हूं। तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 1 न्यूटन आ जाएगा। F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 1 न्यूटन आ जाएगा। तो यहां से 1 न्यूटन की परिभाषा क्या बन जाएगी कि अगर किसी भी 1 किलोग्राम की वस्तु पर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या होता है त्वरण उत्पन्न हो रहा है तो उसके ऊपर लगने वाले बल की जो वैल्यू होगी यानी बल का मान क्या होगा 1 न्यूटन होगा। क्या कह सकते हो 1 किलोग्राम वाली वस्तु में अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो रहा है तो उस पर लगने वाला जो बल होगा वो कितना होगा आपके पास 1 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, तो आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है। चलिए अब आप लोगों को क्या करना है इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें अपने तो हमने अभी पढ़ा था कि F जो समानुपाती है वो डेल P बटा में डेल T के होगा। अब देखिए इसका क्या मतलब है, इसके लिए आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इसके आपको बता दी थी कि किसको बढ़ाएंगे तो क्या घटेगा, किसको घटाएंगे तो क्या बढ़ेगा। एक बार फिर बता देता हूं। देखिए जब अपन डेल्टा T के मान को बढ़ाएंगे तो F का मान क्या होगा कम होगा, और अगर अपन डेल्टा T के मान को क्या करते हैं कम करते हैं तो F का मान क्या होगा बढ़ेगा। यानी आप यूं कह सकते हो समय का मान ज्यादा है तो बल हमें कम अनुभव होगा, अगर समय का मान कम है तो बल हमें क्या होगा ज्यादा अनुभव होगा। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा क्रिकेट आप लोग सभी देखते हो कि जब भी कोई खिलाड़ी क्या करता है बॉल को पकड़ता है तो वो अपने हाथ पीछे की ओर लेकर के जाता है, यानी कैच पकड़ के क्या करता है वो हाथ पीछे की ओर लेकर के जाता है। ठीक है, क्यों लेकर के जाता है इसका है समझ लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक बॉल आ रही है, आपने बॉल को क्या कर दिया एकदम से पकड़ लिया, एकदम से पकड़ लिया तो टाइम क्या हो गया यानी उसका वेग एकदम से 0 हो गया, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला उसको। अगर टाइम कम मिलेगा तो बल का मान क्या होगा ज्यादा होगा, टाइम कम मिलेगा तो बल का मान क्या होगा ज्यादा होगा। तो अब ध्यान ये रखना है कि जब टाइम कम मिलता है बल का मान ज्यादा होता है तो उसको क्या लगती है चोट लग जाती है। क्या लग जाती है चोट लग जाती है। आपने देखा होगा कई बार बैट्समैन क्या करता है बॉल को हिट करता है तो एकदम से खिलाड़ी जो होता है वो हाथ करता है, आगे हाथ करते ही वो हाथ ऐसे छिटकने लग जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही क्या किया उसने बॉल की सीध में हाथ किया तो वो एकदम से क्या हो गया उसकी जो वेलोसिटी है वेग है बॉल का वो 0 होने का प्रयास करेगा। आगे हमारा हाथ है बिल्कुल टाइम नहीं मिला तो उसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा बल क्या लगेगा ज्यादा लगेगा, बल ज्यादा लगेगा तो उसको क्या होगी चोट लग जाएगी। लेकिन अगर दूसरे अपने तरीके की बात करें तो जैसे ही कैच आता है तो उसको क्या करता है पीछे की ओर लेकर के जाता है, ऐसे उसको हाथ को क्या करता है वो पीछे बॉल के साथ साथ पीछे की ओर लेकर के जाता है। जैसे जैसे वो पीछे की ओर लेकर के जाएगा उसको टाइम ज्यादा मिलेगा, जब टाइम ज्यादा मिलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास है बल जो है वो क्या हो जाएगा कम लगेगा, और बल कम लगने के कारण क्या हो जाएगा आपके पास है जो चोट लगने की संभावना है वो बिल्कुल ही क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। इसीलिए जब कोई भी क्या करता है खिलाड़ी जो होता है वो कैच करता है किसी चीज को कैच करता है तो वो क्या करता है अपने हाथ को क्या करता है पीछे की ओर लेकर के जाता है। सेम ऐसी एक बात और करें तो जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है कोई एक घर है, इस घर की छत पर कोई मान लीजिए एक व्यक्ति खड़ा है और ये व्यक्ति क्या कर रहा है यहाँ पर कूदेगा। जब ये यहाँ पर कूदेगा यहाँ पर ये फर्श क्या है मान लीजिए पक्का है, जैसे पक्का फर्श है ये, तो यहाँ पर क्या करेगा ये जब यहाँ कूदेगा तो क्या होगा अचानक से यहाँ पर ये वेलोसिटी को क्या करेगा v के मान को 0 करने का प्रयास करेगा। जैसे यहाँ प्रयास करेगा तो ये पृथ्वी जो है ये जो फर्श जो है वो इसके ऊपर क्या करेगा बल लगाएगा उसके अपोजिट में तो क्या करेगा इसकी चोट लग जाएगी, यानी चोट क्या होगी इसकी ज्यादा लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि इसको टाइम कम मिला इसलिए बल का मान क्या है इसका ज्यादा, बल का मान ज्यादा है तो इसकी क्या लगेगी चोट लगेगी। ठीक है, अगर इसी की बात करें अपने मान लो यहाँ पर कोई एक रेत का टीला है, क्या है यहाँ पर ये कोई रेत का टीला है, जैसे ही वो क्या करेगा इस रेत के टीले पर कूदेगा तो उसको चोट कम लगती है या नहीं लगती है। इसका क्या रीजन है?
कि जैसे ही वो क्या करेगा, इस टीले के ऊपर कूदेगा तो इसके पैर क्या हो जाएंगे, इस जमीन इस रेत के अंदर क्या हो जाएंगे, धंस जाएंगे। जैसे ही रेत के अंदर पैर धंसेंगे तो उसको क्या मिल रहा है, टाइम ज्यादा मिल रहा है। टाइम ज्यादा मिल रहा है इसलिए उसके ऊपर फोर्स का मान यानी बल का मान क्या है, कम लग रहा है। फोर्स का मान कम लगेगा तो उसको चोट भी क्या लगेगी, कम लगेगी। ठीक है, आई बात समझ में। तो सीधा अगर फर्श पर कूदेंगे तो चोट ज्यादा लगती है क्योंकि हमें टाइम कम मिलता है, और अगर अपने रेत में कूदेंगे तो हमें टाइम मिल जाता है, इसलिए फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, टाइम की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, तो हमें चोट नहीं लगती। तीसरी बात करें अपने शॉकर्स की। गाड़ियों में आजकल सभी में शॉकर्स लगे होते हैं, तो ये जो शॉकर्स होते हैं जितनी अधिकतम क्वालिटी के अच्छे होते हैं उतने ही ज्यादा क्या करते हैं, ये काम करते हैं, और उतना ही हमें क्या होता है, आराम से सफर करने को मिलता है। कई बार आपने सुना होगा कि कई लोग ऐसे कहते हैं कि मैं फलानी बस में गया था यार, इतनी अच्छी बस थी कि उसके अंदर तो पेट का पानी भी नहीं था। तो पेट का पानी नहीं हिलने का मतलब क्या हुआ कि उसके उस बस के अंदर शॉकर्स इतने अच्छे थे कि जो भी मान लीजिए खड्डे वगैरह थे तो उसने काम बहुत अच्छा किया, और उसको महसूस ही नहीं हुआ कि क्या हुआ, शॉकर्स के कारण झटका अनुभव नहीं किया उसने। कैसे, देखिए मान लीजिए हमारे पास ये कोई गाड़ी के अंदर क्या लगे हुए हैं, शॉकर्स लगे हुए हैं। ये शॉकर्स क्या करेंगे, जैसे ही खड्डे में जाएंगे तो ये अपना काम करेंगे। काम करेंगे तो ये क्या करता है, उस बल को क्या कर देता है, टाइम दे देता है, यानी उसके टाइम को बढ़ा देता है। बल जो लग रहा है उसके टाइम को क्या कर देगा, ये बढ़ा देगा। टाइम बढ़ाएगा तो बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और बल का मान कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपके पास जो आखिरी है यानी जो आपको झटका महसूस हो रहा है वो झटका महसूस नहीं होगा। आई बात समझ में। तो ये जो है आपके पास 3-4 नियम जो मैंने आप उदाहरण जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये आपका सेकंड नियम होता है। सेकंड नियम क्या कहता है कि लगने वाला जो बल होता है वो क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो ये आपका सेकंड नियम हो गया। इससे हमें बल का परिमाण यानी F बराबर क्या मिल गया, हमें m मिल गया। क्लियर है यहां तक। अब अपन बात करते हैं तीसरे नियम की बात करते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है कि थप्पड़ के बदले थप्पड़। जी हाँ, सही सुना, थप्पड़ के बदले थप्पड़। यानी आप अगर किसी के थप्पड़ मारोगे तो वो अगला सामने से थप्पड़ तो मारेगा ही मारेगा। तो यानी कहने का मतलब क्रिया के विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। कैसे, मान लीजिए ये कोई एक वस्तु है A, ये कोई एक वस्तु है आपके पास B। ये जब इसके ऊपर बल लगाएगी तो B वस्तु भी क्या करेगी, इस A वस्तु के ऊपर क्या लगाएगी, बल लगाएगी। देखिए यहां से क्या क्या चीजें निकल के आएंगी। सबसे पहले तो इसका नियम जो है वो क्या होता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत जो होती है वो क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। कैसे, देखिए A ने इसके ऊपर बल लगाया तो B ने इसके ऊपर बल लगाया तो प्रतिक्रिया हुई, यानी इसने इसके ऊपर क्रिया की तो इसने इसके ऊपर क्या कर दी, प्रतिक्रिया कर दी। तो देखिए यहां से एक बात तो सामने आ गई कि जो बल लग रहा है वो जोड़े के रूप में यानी पेयर के रूप में यानी युग्म के रूप में लग रहा है। तो पहली बात तो क्या सामने आ गई, एक ये वाला कितने बल काम कर रहे हैं, 2, और ये हमेशा क्या करते हैं, जोड़े के रूप में काम करते हैं, एक बल कभी भी काम नहीं करता है यहाँ पे। तो पहला नियम आ गया, पहला जो निकल के आया यहाँ से क्या रिजल्ट कि जोड़े या युग्म के रूप में निकल कर काम करेंगे। दूसरा ये होता है कि इनका जो परिमाण होता है वो बराबर होता है। परिमाण जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो इसने इसके ऊपर F1 बल लगाया और इसने इसके ऊपर क्या लगाया, F2 बल लगाया। तो इसका मतलब है कि F1 बराबर क्या होगा, F2 होगा। F1 का मान किसके बराबर होगा, F2 के। ये जितना इसके ऊपर बल लगाएगा ये उतना ही उसके ऊपर बल लगाएगा। और तीसरी जो बात इससे निकल के आती है दिशा की। दिशा की ये होती है कि जो दिशा होती है वो दोनों बलों की एक दूसरे के विपरीत होती है। दोनों बलों की दिशा जो होती है वो एक दूसरे के क्या होती है, विपरीत। देखो A जो है वो B पर बल लगा रहा है यानी इस दिशा में बल लग रहा है, B जो है वो A पर बल लगा रहा है यानी इस दिशा में बल लग रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो आप लिख सकते हो कि F1 का जो मान होता है वो F2 के बराबर होता है।
लेकिन दिशा में कैसा होता है, विपरीत। तो विपरीत दिशा को दिखाने के लिए यहाँ पर क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। इस माइनस का मतलब ये नहीं है कि इसका मान माइनस में चला जाएगा, नहीं, यहाँ पर ये किसको शो कर रहा है, विपरीत दिशा को शो कर रहा है। तो आप लिख सकते हो कि F1 का मान जो होता है वो F2 के बराबर होता है, लेकिन दिशा में एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत होता है। तो नियम पूरा क्या होगा कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जो कि क्या होती है, परिमाण में तो बराबर होती है, परिमाण में बराबर, और दिशा में क्या होती है, विपरीत होती है। दिशा में क्या होती है, विपरीत होती है। यानी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जो परिमाण में तो बराबर होती है और दिशा में क्या होती है, विपरीत होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आप लोग तैर रहे हो, जब तैरते हैं तो हाथ से पानी को क्या करते हैं, पीछे की ओर लेकर के जाते हैं। पानी को जब पीछे की ओर लेकर के जाएंगे तो पानी क्या करेगा, आपको आगे की ओर लेकर के जाएगा। यानी आप पानी पर बल लगा रहे हो, पानी आप पर क्या करेगा, बल लगाएगा। इसी प्रकार जब कोई नाव है, नाव चलती है, तो नाव को अपन क्या करते हैं, पीछे की ओर ऐसे 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 मतलब पीछे की ओर धकेलते हैं। तो जैसे ही अपन पीछे की ओर धकेलेंगे तो पानी नाव को क्या करेगा, आगे की ओर धकेलेगा। पानी नाव को क्या करेगा, आगे की ओर धकेलेगा। इसी प्रकार मान लीजिए जैसे बंदूक से गोली चलती है, बंदूक से गोली चलती है तो क्या होता है, एक झटका अनुभव होता है पीछे की ओर। गोली आगे चलती है, झटका क्या होता है, बंदूक क्या करती है, पीछे की ओर झटका लगाती है। तो वो भी किसका होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। नेक्स्ट आपके पास जैसे अपन पृथ्वी पर चलते हैं तो आसानी से चल पाते हैं, लेकिन यही अगर अपने मिट्टी में यानी कि डोरों पर चलते हैं तो वहां पर क्या होता है, हमारे पास आसानी से नहीं चला जाता। क्यों नहीं चला जाता, क्योंकि जब अपन पृथ्वी पर चलते हैं तो पृथ्वी क्या कर देती है, हमें उसके अपोजिट बल यानी विपरीत प्रतिक्रिया देती है, तो हम आराम से चल पाते हैं। लेकिन यही अगर क्या करते हैं, अपने रेत की टीलों में चलते हैं तो वहां पर क्या होता है, जैसे ही हम पैर को रखते हैं, पैर रखते हैं तो उसके रेत के अंदर धस जाता है। धसने के कारण क्या होता है, वो प्रतिक्रिया बल को ले नहीं पाता इतना, इसलिए क्या होता है, वहां पर चलना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार रॉकेट है, रॉकेट जो होता है, ध्यान रखना, वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। कौन से सिद्धांत पर काम करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है कि संवेग का जो मान होता है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। लेकिन जो नियम लगता है वो कौन सा लगता है, तीसरा नियम लगता है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है। जैसे मान लीजिए ये रॉकेट है, जैसे इस रॉकेट के यहाँ आग लगाते हैं तो नीचे से क्या होता है, गैस निकलती है। जैसे ही गैस निकलेगी तो वो जमीन के ऊपर क्या करेगी, क्रिया करेगी, यानी इसके ऊपर बल लगाएगी। तो उस क्रिया के विपरीत पृथ्वी क्या करेगी, प्रतिक्रिया करेगी। प्रतिक्रिया करेगी तो ये क्या हो जाएगी, रॉकेट क्या चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो क्रिया के क्या होता है, विपरीत प्रतिक्रिया होगी, दिशा में विपरीत होती है। दिशा में विपरीत कैसे, गैस ने नीचे की ओर बल लगाया जबकि पृथ्वी ने कहां लगाया, ऊपर की ओर बल लगाया। तो प्रतिक्रिया बल क्या होता है, क्रिया के विपरीत काम करता है हमेशा। तो ये आपके इसके अंदर कुछ एग्जांपल थे। पहला नियम हो गया जड़त्व का नियम, दूसरा नियम आपका संवेग का या द्वितीय नियम हो गया, और तीसरा नियम या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो गया। ये तीनों नियम आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। पहले नियम से परिभाषा आती है, दूसरे से बल का परिमाण आता है और तीसरे से बल की दिशा आती है। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।